हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई लेवल डिज़ाइन HLD किसकी। बुक माई शो मतलब टिकट बुकिंग ऐप की अपन बात करेंगे। जैसे बुक माई शो होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तो और भी जैसे बुकिंग शो है तो उसके अपन हाई लेवल डिज़ाइन की बात करेंगे। तो हाई लेवल डिज़ाइन में चलते हैं। तो सबसे पहले कि हमें क्या होगा, हमें उसकी रिक्वायरमेंट समझनी होगी कि भाई रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो कुछ हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है और कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब वो सॉफ्टवेयर चलना ही चाहिए, मतलब क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद अपन अपनी इंजीनियरिंग लगाएंगे जिससे हम उसको कंसिस्टेंटली बना सकें कि वो फास्ट चले, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। तो अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें, तो अगर एक बुकिंग ऐप है तो सबसे पहले वहाँ पे अपन को क्या है, इवेंट्स सारे दिखने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एक सर्च बार होना चाहिए जहाँ अपन इवेंट्स को सर्च कर सकें। ठीक है, बुक टिकट टू द इवेंट, अपन को टिकट्स बुक करनी है। हमें बुकड इवेंट की डिटेल्स भी पता हो जानी चाहिए। और एक एडमिन फ्लो भी हो सकता है जिसके अंदर भाई वो नया इवेंट ऐड करे, रिमूव करे। तो ये एडमिन है, यहाँ पे अपन यूज़र स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और डायनामिक प्राइसिंग ये भी क्या हो गया, एक एडमिन स्पेसिफिक फ्लो हो गया। तो अगर आप इंटरव्यू में हो तो आप पहले रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर लो कि आप क्या क्या बनाने वाले हो। तो मैं इस वीडियो में शुरुआत की तीन चार चीज़ें उन पर ही फोकस करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है जो इस सॉफ्टवेयर की, वो बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारी होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब आ जाते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। तो देखो, अवेलेबिलिटी फॉर सर्चिंग, व्यूइंग इवेंट, कंसिस्टेंसी फॉर बुकिंग, नो डबल बुकिंग। इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो, जब हम सर्च करें तो चीज़ें बहुत फास्ट सर्च हो। ठीक है, सारे इवेंट्स हमें दिख जाए। और अगर दो बंदे टिकट बुक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि सेम टिकट दो बंदों का अलॉट हो जाए। ठीक है, सेम सीट दो जनों का अलॉट हो जाए, तो डबल बुकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सारे पॉपुलर इवेंट्स हैंडल कर लेने चाहिए। अगर कोई बड़े इवेंट्स हो रहे हैं जैसे कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, दिलजीत का कॉन्सर्ट, तो उस लेवल के इवेंट्स इस पे होने चाहिए। और जब उनकी टिकट्स आउट हो तो ये सिस्टम उसको कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, लेटेंसी ऑफ सर्च मतलब सर्च एकदम फास्ट होना चाहिए कि 500 मिली सेकेंड के अंदर हमें डिटेल्स मिल जाए। और जो रीड, और ये हमारा जो ऑपरेशन होगा ये रीड हैवी होगा, क्योंकि एक बार अगर अपन ने इंसर्ट कर दिया कोई भी इवेंट, तो उसके बाद ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, उसे रीड करेंगे। तो 100:1 का मैं रीड टू राइट रेशियो ले लेता हूँ। तो ये हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स है, हम इसको लॉक कर देते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं पता करूँगा कि हाई लेवल एंटिटीज़ क्या क्या होगी इसके अंदर। फिर मैं कुछ API डिज़ाइंस करूँगा। ठीक है, फिर मैं हाई लेवल फ्लो बनाऊँगा कि किस तरीके से API कॉल होगी, क्या क्या सर्विसेज होगी। और फिर अपन टेक्निकली डीप डाइव करेंगे हर एक प्रॉब्लम को पिक कर करके। ठीक है, तो सबसे पहले एंटिटीज़ की बात करें तो हमारे पास मेजर एंटिटीज़ क्या होगी कि भाई इवेंट्स होंगे सबसे पहले। ठीक है, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट है, क्या है, यूज़र्स रहेंगे, आप और मैं जैसे जिस ऐप पे रहेंगे। परफॉर्मर की डिटेल्स रहेगी कि कौन परफॉर्म करने वाला है उसके बारे में, उसका प्रीवियस कॉन्सर्ट्स के बारे में डिटेल। वेन्यू क्या रहेगा, मतलब लोकेशन, वहाँ पे कितनी सीट्स है, सीट्स का क्या अरेंजमेंट है, ऑल दैट स्टफ। टिकट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और बुकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई बुकिंग स्टेटस क्या है एंड ऑल द स्टफ। तो यहाँ पर ये जो है कुछ मुझे मेजर एंटिटीज़ नज़र आ रही है। इन एंटिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपन अपना सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। तो अब अपन आ जाते हैं API के ऊपर। तो API में एक बार हाई लेवल बना रहा हूँ, अपन डीप डाइव इसको थोड़ी देर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपन ने एक एंटिटी बनाई थी इवेंट। तो देखो, इवेंट की डिटेल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, एक गेट API लिख देंगे। तो हम गेट API को उस तरह से लिखेंगे /इवेंट, और इवेंट ID से हम कॉल करेंगे। और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, इवेंट के बारे में, वेन्यू के बारे में, परफॉर्मर कौन है, टिकट्स कितनी अवेलेबल है। मतलब आप जब भी आप टिकट बुक करने गए हो, मूवी की टिकट या कॉन्सर्ट की टिकट, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम इनमें बैकएंड में एक लॉजिक लगा के सारे टेबल का डेटा क्लब करके यहाँ पे शो कर रहे हैं। दूसरी हमारी जो सर्विस थी वो सर्च की थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग डायरेक्टली सर्च करते हैं। तो हमने एक सर्च की API बना ली जिसके अंदर हम कीवर्ड्स दे देंगे, और अगर कोई स्पेसिफिक स्टार्ट डेट एंड डेट है वो दे देंगे। और ये पेज साइज और पेजिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने तरफ से अपन इंसर्ट कर देंगे कि हर पेज पे अपन कितने इवेंट्स को शो करना चाहते हैं। और इसका आउटपुट एक इवेंट की एरे आ जाएगा। एक API होगी हमारी बुकिंग से रिलेटेड, जहां हम बुकिंग्स करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ है मेजर, एक बार 3-4 APIs है जो मैं सोच पा रहा हूँ, तो मैंने एक बार बता दिए। पर जैसे जैसे अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, हम और APIs ऐड और रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, तो हाई लेवल डायग्राम बनाऊँ तो सबसे पहले मैं
क्या चीज़ कंसिडर कर रहा हूँ कि यूज़र शुड बी एबल टू व्यू द इवेंट। सबसे पहले अपन यही मानते हैं कि यूज़र को इवेंट सारे दिख जाए। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो क्लाइंट होगा या यूज़र होगा वो आएगा और वो हमारे एपीआई गेटवे से इंटरेक्ट करेगा। इसके अंदर हमने क्या क्या फीचर्स डाल रखे होंगे भाई, वो राउटिंग कर देगा प्रॉपर सर्वर के ऊपर, रेट लिमिटिंग लगा देगा, ऑथेंटिकेशन लगा देगा, ठीक है। फिर हम एक अलग से सर्विस बना लेंगे जिसको हम बोल देंगे इवेंट सर्विस। इस सर्विस के अंदर हमारे पास सारी डिटेल्स रहेगी किसकी, इवेंट की। और ये डिटेल स्टोर कहाँ पे होगी, हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में कुछ टेबल्स आ रही है, मैं वो टेबल्स भी बता देता हूँ। जैसा इवेंट होगा तो यहाँ पे इवेंट से रिलेटेड एक टेबल हो जाएगी, इवेंट कहाँ पे हो रहा है तो वेन्यू से रिलेटेड एक टेबल हो जाएगी, और परफॉर्मर कौन है उससे रिलेटेड एक टेबल हो जाएगी। और मैं कुछ कॉलम जो अभी सोच पा रहा हूँ कि इवेंट की एक आईडी होगी, वेन्यू की एक आईडी होगी, क्योंकि ये दोनों मैपिंग रहेगी वेन्यू आईडी और आईडी, ठीक है। तो प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। परफॉर्मर आईडी होगी तो ये दोनों भी क्या होंगे, टेबल्स कनेक्टेड होंगे। टिकट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, इवेंट का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और बहुत सारे अपन कॉलम्स अभी बना सकते हैं, बट मेजरली अभी मुझे यही कॉलम समझ में आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, वेन्यू के अंदर हर वेन्यू की एक आईडी होगी, लोकेशन होगी, एड्रेस होगा, और कितनी सीट्स अवेलेबल है, सीट का मैप क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। सिमिलरली परफॉर्मर का आईडी, नाम, क्या सिंगर है, डांसर है, कैटेगरी एंड ऑल द स्टफ यहाँ पे होगी। तो यहाँ पर एक मैंने जो है हाई लेवल व्यू बना लिया किसका, एक सर्विस थी जो हमें इवेंट शो करेगी। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, सर्च द इवेंट। अगर आप चले जाओ ना तो हम देखो लाइन वाइज लाइन चल रहे हैं। सबसे पहले व्यू इवेंट हो गया, अब सर्च इवेंट हो गया। तो हम सर्च इवेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा सेम क्लाइंट है, एपीआई गेटवे है, तो हमने ये वाला फ्लो तो देख ही लिया था। अब हमें सर्च के लिए क्या बना देंगे, एक अलग से बना देंगे सर्विस जो कि सर्च करेगी। अब इसमें डीप डाइव अपन करेंगे कि सर्च में अपन क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस पर अपन थोड़ा सा आगे बात करेंगे। और ये सर्च बेसिकली क्या करेगा, डीबी के अंदर सर्च करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है अभी तक चीज़ें क्लियरली हो रही है कि भाई एक सर्च की सर्विस बन जाएगी, एक इवेंट की सर्विस बन जाएगी, ठीक है। अब अगली रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, अगली रिक्वायरमेंट हमारी थी बुकिंग ऑफ द टिकट्स। तो बुकिंग टिकट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग सर्विस बना लेंगे। तो यहाँ पर जो देखे हमने लिख दिया कि यूज़र शुड बी एबल टू बुक द टिकट्स ऑफ द इवेंट। तो एक क्लाइंट आएगा, उसका एपीआई गेटवे होगा। तो यहाँ पर अभी दो सर्विसेज तो पहले से थी हमारे पास, सर्च की सर्विस और इवेंट की सर्विस। अब हम क्या करेंगे, बुकिंग की एक सर्विस बना देंगे। तो यहाँ पे टिकट आईडी, यूज़र आईडी कुछ इनपुट लेगा, और वो बुकिंग डिटेल कहाँ पे सेव हो जाएगी, फाइनली डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है अभी तक हमारे पास तीन ही टेबल थी, पर जैसे ही हमने टिकट की सर्विस ऐड करी या बुकिंग सर्विस ऐड करी तो हमारे पास कुछ और टेबल्स है जो मैं सोच पा रहा हूँ। जैसे टिकट की इन्फॉर्मेशन होगी, इवेंट आईडी, आपने किस प्राइस पे खरीदी, अभी वो टिकट अवेलेबल है या नहीं है, यूज़र आईडी, बुकिंग आईडी, ठीक है। क्योंकि हमें हर स्पेसिफिक सीट की एक आईडी होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल में ABCDEFGH होता है, फिर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वो सारी डिटेल्स इस टेबल में स्टोर्ड होती है। और वो सीट किसको अलॉटेड है, तो यूज़र आईडी लिख दी, कौन सी बुकिंग आईडी पे हुई है, अभी वो अवेलेबल है या बुकड है, तो ये सारी डिटेल्स टिकट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब बुकिंग बात करेंगे तो बुकिंग के अंदर अपन को पेमेंट भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्विस होगी, स्ट्राइप या पोलर। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे हाई लेवल डायग्राम में ये लगा दिया, अपन इसमें आगे चल के पूरा डीप डाइव भी करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने ये 3 4 सर्विसेज बना दी है। अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स पे वापस से जाएं तो हमारे पास क्या था, अब देखो वही बात है कि बुक हो गई, और व्यू बुकड टिकट तो भी इसी सर्विस से अपन इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि बुकिंग टिकट्स की डिटेल आ जाए। तो मोटा मोटी जो है हमारी ये सारी सर्विसेज रहेगी। इसको आप एक बार इमेजिन कर लो, इस डायग्राम को समझ लो अच्छे से। अब अपन इसमें टेक्निकल डीप डाइव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हमारा हो गया, सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स थे वो सारे रिक्वायरमेंट्स हमने पूरे कर दिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब नॉन फंक्शनल में क्या होना चाहिए कि सर्च अवेलेबल होना चाहिए, इवेंट्स को देख पाए हम फास्टली, और ये डबल बुकिंग्स नहीं होनी चाहिए किसकी, ठीक है। तो अब अपन एक एक चीज़ में टेक्निकल डीप डाइव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब इंसान जब टिकट बुक करने आ रहा है तो वो हमें उसका बुकिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करना है। तो जनरली क्या होता है कि हम ये मैकेनिज्म लगा सकते हैं कि भाई जो बंदा पहला पेमेंट करेगा हम वो टिकट उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि जैसे ही अपन पेमेंट पेज पे जाते हैं तो एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है कि आप इस टाइमर पे पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखो अभी हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है कि एंश्योर दैट टिकट इज़ लॉक्ड फॉर अ यूज़र वाइल चेकिंग आउट। जैसे यूज़र एक टिकट को सिलेक्ट करता है तो वो टिकट जब तक वो पेमेंट करे तब तक उसके पास वो टिकट अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई
चार जने सेम ही टिकट पे जा रहे हैं और उनकी बुकिंग्स भी भाई हो रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इफ यूजर अबेंडन्स द चेकआउट प्रोसेस टिकट शुड बी रिलीज फॉर सम अदर यूजर्स टू परचेज। लेट से उसने सिलेक्ट कर ली और पेमेंट पेज पे गया और उसका माइंड चेंज हो गया, तो जैसे ही उसका माइंड चेंज हो गया तो वी नीड टू मेक श्योर कि वो टिकट बाकियों को अवेलेबल हो जाए। और जैसे ही यूज़र क्या करता है, अगर अपना बुकिंग कंप्लीट कर लेता है, पेमेंट कर देता है, तो हमें उस टिकट को सोल्ड आउट मार्क कर देना है और अपना डीबी का स्टेटस अपडेट कर देना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हम इस पे अभी टेक्निकल डीप डाइव करेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को करने के लिए सबसे पहली अप्रोच जो मेरे माइंड में आ रही है वो आ रही है ये वाली परसिस्टेंट पेसिमिस्टिक लॉकिंग। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे जो रो है एसक्यूएल में या टेबल में, हम उस लो को लॉक कर देंगे। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा ना, जैसे ही यूज़र ने वो सेलेक्ट करी, तो हम क्या करेंगे, उस रो को लॉक कर देंगे। ठीक है, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि सेम बंदा उस रो को एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई और बंदा। ठीक है, तो लॉक स्पेसिफिक टिकट रो फॉर द फर्स्ट यूजर, जो भी पहला यूजर आएगा उसके लिए अपन टिकट कर देंगे। ठीक है, अब टिकट लॉक तो हो गई, अब अनलॉक कब कब होगी वो टिकट? देखो, अनलॉक एक बार तो तब होगी जब यूजर ने वो अपना क्या कहते हैं, अगर यूजर ने उसको परचेज कर लिया, तो अपन क्या करेंगे, डीबी में जाके उसको ट्रांजैक्शन को रिलीज कर देंगे और स्टेटस अपडेट कर देंगे। और अगर बहुत यूज़र बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लॉक को रिलीज करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच थोड़ी बहुत सही है, बट इसमें मेरे को एक चैलेंज नज़र आ रहा है कि अगर अपन ने टेबल में वो रो को लॉक कर दिया और लेट से अपन ने उसको 10 मिनट का टाइमर भी दे दिया, अगर वो 10 मिनट तक वो नहीं करता है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उस पहली बात तो अपन को 10 मिनट तक ट्रांजेक्शन ओपन रखना पड़ेगा उसके लिए। और उसके बाद अगर उसने भाई बीच में ही कैंसिल कर दिया, तो हमें उस लॉक को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये अपन को लॉजिक है अपने एप्लीकेशन लेवल पे हैंडल करना पड़ेगा, मतलब अपन को खुद से जाके उसको लॉक को रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर छोटा मोटा ऐप बनाना हो ना, तो ये स्केल चल जाता है कि भाई आपकी पूरी पूरे दिन में 5 7 10 बुकिंग आ रही है, तो ये वाला सिस्टम चल जाता है, क्योंकि एक साथ अगर बुकिंग नहीं आ रही है। बट हम अभी क्या बना रहे हैं, हम ऐसा बना रहे हैं कि हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे। ठीक है, तो जब स्केलिंग की बात आएगी ना, तो ये अप्रोच फिक्स नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर अपन उसको लॉक कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद हमें खुद से जाके अनलॉक करना पड़ रहा है क्योंकि उसने परचेज को डिले कर दिया, ठीक है, तो ये स्केल नहीं कर पाएगा। तो पेसिमिस्टिक लॉकिंग का थोड़ा सा बेटर वर्जन हो जाएगा कि अपन क्या करें, एक क्रॉन जॉब लगा दें कि भाई क्रॉन जॉब लगा देंगे। तो यूज़र जैसे ही यूज़र आया, हमने उस टिकट को लॉक तो कर दिया, और हमने क्या कर दिया, एक टाइमर स्टार्ट कर दिया कि भाई अगर लेट से अगर 10:10 पे वो उसने बुक करी है टिकट, ठीक है, तो 10:20 तक अगर वो टिकट बुक करता है तो ठीक है, अगर उसका स्टेटस होता है कंप्लीट, नहीं तो मैं उसको क्या कर दूंगा, रिलीज़ कर दूंगा। तो देखो, लॉक तो कर ही देंगे, हमें पता है लॉक कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बार क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देंगे, एक्सपायरेशन टाइम उसी टेबल के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, इफ़ द यूज़र परचेजेस स्टेटस चेंज टू बुक, अपन उसका स्टेटस बुक में चेंज कर देंगे और डेटाबेस के लॉक को रिलीज़ कर देंगे। और अगर इस यूज़र डिले करता है या अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है, तो एक क्रॉन जॉब रीसेट्स रिजर्व एंटिटी टू अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही यूज़र ने टिकट बुक करना शुरू किया, तो हमने उसका स्टेटस क्या मार्क कर दिया था, रिजर्व। तो हम पहले वो अवेलेबल थी, उसके बाद हमने जैसे ही वो यूज़र गया, हमने उसको रिजर्व कर दिया, और उसके बाद हम जैसे ही अगर बुक हो जाती है तो उसका स्टेटस बुकड हो जाएगा, नहीं तो वापस बैक टू किस में चला जाएगा, अवेलेबल में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉन जॉब बना सकते हैं। और क्रॉन जॉब में हम क्या करेंगे, हर 10 मिनट में जैसे ही हम उसको चेक करते रहेंगे कि भाई अगर अभी भी वो एक्सपायरेशन टाइम को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है, तो उसका स्टेटस जाके अपडेट कर दो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यार लेट से पहला इवेंट हुआ, उसकी एक क्रॉन जॉब बन गई, दूसरा इवेंट हुआ, क्रॉन जॉब्स बहुत सारी क्रॉन जॉब्स बन रही है, ठीक है, या एक ही क्रॉन जॉब कर दो और पूरी टेबल को स्कैन कर लो। तो इस केस में क्या हो सकता है कि कुछ जो हमारे इवेंट्स है वो डिले हो जाए, क्योंकि क्रॉन जॉब अगेन एसिंक्रोनसली चलेगा हमारे लिए। तो ये भी तरीका तो सही है कि भाई डीबी में जाके उनका स्टेटस वापस अपडेट कर दो, बट इसके अंदर भी क्या होगा कि क्रॉन जॉब मेंटेन करना एक हमारी हेडेक हो जाएगी, और क्रॉन जॉब थोड़ा डिले कर सकती है अनलॉकिंग में। तो ये गुड यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होगा कि लेट से एक कोई भी टिकट या कोई भी मूवी आई और 10 मिनट तक वो अवेलेबल नहीं थी, 10 मिनट बाद के वो अचानक से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, और 10 की जगह 11 भी हो सकता है, क्योंकि वो क्रॉन जॉब चल रही है जो कि एसिंक्रोनस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है,
बट थोड़ा सा जो है अनलॉकिंग अगर फिक्स हो जाए, अगर अनलॉकिंग वाला जो सिस्टम है वो फिक्स हो जाए, तो शायद ये अप्रोच भी बेटर हो सकती है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला, मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, गेट मेथड में एक लॉजिक लगा देते हैं। जब हम डेटाबेस से टिकट ला रहे होंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो कौन सी टिकट ले आएंगे, जो कि अवेलेबल है, साथ ही साथ हम वो टिकट भी ले आएंगे जो कि रिजर्व्ड है, बट एक्सपायरेशन टाइम, लेट से एक्सपायरेशन टाइम 10-10 था, तो और अभी 10-20 हुए हैं, तो हम वो टिकट्स भी गेट के टाइम ही ले आएंगे कि स्टेटस भले रिजर्व्ड हो बट उसका टाइम एक्सपायर हो चुका हो। तो इस केस में क्या होगा कि हमें क्रोन जॉब का वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई क्रोन जॉब जाके स्टेटस अपडेट करे तभी हम लेके आएंगे। हमने बोला कि यार चलो क्रोन जॉब अपना काम कर लेगी, बट गेट के टाइम ही क्या कर लो, आप उसको कर लो कि भाई अवेलेबल की टिकट्स भी लिया और रिजर्व्ड की टिकट जिसका एक्सपायरेशन टाइम 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका हो। तो इससे क्या होगा, दिस वे द वी कैन एंश्योर दैट ओनली वन यूज़र बी एबल टू बुक द टिकट और नो वेट टाइम फॉर द यूज़र फॉर एक्सपायर्ड रिजर्वेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि चलो हमारी प्रॉब्लम कुछ तो सॉल्व हो चुकी है कि भाई पहले क्रॉन जॉब पे हम डिपेंडेंट थे, और अगर क्रॉन जॉब लेट कर देती तो अब वो वाली दिक्कत तो हमारी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जब हम डेटाबेस से लाएंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे रीड ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी स्लोअर, क्योंकि हम डेटाबेस से डेटा ला रहे हैं, तो अगेन रीड ऑपरेशन थोड़ा सा स्लो रहेगा, और डेटाबेस इज लेट्स लेजिबल विद द एक्सपायर्ड डाटा स्टिल प्रेजेंट। ठीक है, और पीरियोडिक क्रॉन इज नीड टू बी स्वैप देम आउट। तो हो सकता है कि डेटाबेस के अंदर कुछ ऑपरेशन चल रहे हो जिसके कारण से ये थोड़ा सा जो है लैग कर सकता है। तो हमने प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व कर ली है कि भाई अ, हम डायरेक्ट डेटाबेस पे लॉक नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई लॉक लगा दो और डीबी 10 मिनट बाद अपने आप अनलॉक कर दे। फिर हमें एक क्रॉन जॉब का तरीका सूझा कि क्रॉन जॉब के अंदर यार हो सकता है कि हम इसको कर दें, पर क्रॉन जॉब थोड़ा सा जब है ना अनलॉकिंग में डिले कर रहा था। फिर हमने कहा चलो क्रॉन जॉब का वेट ही नहीं करते हैं, हमने गेट लॉजिक को ही थोड़ा स्मार्ट बना दिया, उससे हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो गई। बट यहाँ पर भी अगर बहुत सारी बुकिंग्स आएगी तो ये चीज़ें स्केल नहीं कर पाएगी। तो ऑल्दो ये सॉल्यूशन सब अच्छे हैं, बट लेट्स मूव टू अ बेटर सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, हम रेडिस का यूज़ करेंगे। तो रेडिस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है टाइम टू लाइव, मतलब वो की और पैर कितनी देर तक लाइव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, व्हेन अ यूज़र सेलेक्ट्स द टिकट, हम उसको रेडिस में लॉक कर देंगे टिकट आईडी और यूज़र आईडी के नाम से, और टाइम टू लाइव कर देंगे 10 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर रेडिस में ही बना लेंगे, और रेडिस इज मोर फास्ट एक्यूरेट रिलायबल, जो टाइम टू लाइव को जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा वो उस की वैल्यू पेयर को वहां से डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अब ऐसा होगा कि लेट से हमने कोई टिकट बुक करी, रेडिस में उसकी एंट्री हो गई जैसे बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और अगर यूज़र कंप्लीट कर लेता है परचेज, तो हमें रेडिस में जाके उस टिकट को रिमूव कर देना है। तो हम ये टास्क भी बहुत इजीली है, एक सिंपल सा कमांड लगेगा, रिमूव एंट्री फ्रॉम रेडिस, और उसको टिकट आईडी भेज देंगे तो वो काम हो जाएगा। और लेट्स से कि अगर टाइम टू लाइव एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, लेट्स से हमारा यूज़र जो है उसको मतलब वो 10 मिनट क्रॉस कर देता है और वो टिकट बुक नहीं करता है, तो रेडिस जो है हमारा जो लॉक है वो ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगा और वो टिकट डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो लॉकिंग का जो था ना, कि अनलॉकिंग जो था वो हमें हेडेक था कि क्रॉन जॉब में अनलॉकिंग कर दी, फिर हमने गेट मेथड में उसको जाके थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया। बट रेडिस क्या होगा, रेडिस इज मोर रिलायबल। तो इन काम में जो अनलॉकिंग है वो रेडिस में काफ़ी फास्ट होगी, इंस्टेंटेनियस होगी। तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है कि यूज़र्स का जो बुकिंग एक्सपीरियंस है वो इस, अगर अपन ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा उनका बुकिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमने उसको सॉल्व कर दिया। अब हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम है हम उस पर बात करते हैं। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम क्या है, एपीआई शुड हैंडल 10 मिलियन ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट ड्यूरिंग अ पॉपुलर इवेंट। तो ठीक है, इसमें आप सोचो कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अपन 5 सेकंड का 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं और इसमें समझते हैं कि अगर अपने पास 1 मिलियन या 10 मिलियन रिक्वेस्ट आती है किसी सर्विस पे, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो अज्यूम कर रहा हूँ कि 10 मिलियन रिक्वेस्ट आएगी, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो आर्किटेक्चर डायग्राम था वो बड़ा सिंपल सा था। पहले हमारे पास क्लाइंट आया, एपीआई राउटिंग हुई, ठीक है, इवेंट सर्विस हमने बना दी थी, और बुकिंग सर्विस है,
ओके, आई थिंक लेट मी सी ये डायग्राम करेक्ट है या नहीं है। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, इवेंट को कैशिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई इवेंट है और लेट्स से कि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट आया, तो हर बंदा किसके लिए सर्च करेगा, कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले। कोई नई मूवी आई तो अपन क्या सर्च करेंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे, ठीक है। तो जो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट है वो सेम क्वेरी के लिए आ रही है, तो बार बार डेटाबेस में जाकर उसकी एंट्री लाना एक सॉल्यूशन नहीं है। मतलब डेटाबेस में हमारे पास एंट्री है कि एक इंसर्ट हो रहा है, बट डेटाबेस के ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो उसको अपन हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, हम रेडिस का एक लाते हैं। हमारी जो इवेंट सर्विस है वो पहले रेडिस में चेक करेगी कि जिस इवेंट के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं क्या वो मेरे पास स्टोर्ड है, क्योंकि रेडिस से जो रीड ऑपरेशंस होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो कैशिंग हमें क्या करेगा, कैशिंग इवेंट डिटेल विच हैव द हाई रीड रेट्स, तो लोड अपडेट फ्रीक्वेंसी टू मिनिमाइज द लोड ऑन द डीबी। तो हम क्या करेंगे, इवेंट आईडी ले लेंगे और इवेंट का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, और उस ऑब्जेक्ट में इवेंट से रिलेटेड सारी डिटेल सेव कर देंगे, कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब उसकी टिकट्स लाइव होगी, कौन सी लोकेशन है, एंड ऑल द स्टफ, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा जो कैशिंग है वो हमारी मदद कर देगा। बट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होगी हमें, लेट से इवेंट की कोई भी डिटेल अगर अपडेट करनी होगी, तो जो कैशिंग का इनवैलिडेशन है, क्योंकि डेटाबेस में तो अपन जाके अपडेट कर देंगे, लेट से डेट शिफ्ट हो गई, लेट से शो 4 बजे स्टार्ट होना था, वो 5 बजे का हो गया शो, ठीक है। बट रेडिस में तो अभी भी वो शो कितने बजे का शो कर रहा है, 4 बजे का। तो जब डेटाबेस अपडेट होगा तो हमें रेडिस पे जाके उसको इनवैलिड मार्क करना पड़ेगा या उस एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये एक जो थोड़ा सा जो है हमें इसका कैशिंग का जो इनवैलिडेशन है उसका हमें खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि जो डेटाबेस है और कैश जो रेडिस कैश यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो कैशिंग जो है हमारी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और हम अज्यूम करते हैं कि अगर कोई इवेंट लाइव होने वाला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर चेंज नहीं होगी। तो जैसे ही यूज़र आएगा उसको कैश से ही अपना डेटा मिल जाएगा। लेट से अभी भी हमारे पास क्या होता है कि चलो कैशिंग तो है ही, बट एक ही सर्वर है, तो हो सकता है कि आगे सारा लोड वो सर्वर ले ही ना पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे सर्वर्स ले आएंगे, हम हॉरिजॉन्टली उसको स्केल कर देंगे। मतलब जो इवेंट सर्विस है उसके मैं 3 सर्वर बना दूंगा, ठीक है। अब 3 सर्वर आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, एक लोड बैलेंसर लगा दूंगा, और वहां पे मैं कौन सी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम या लिस्ट कनेक्शन के एल्गोरिथम यूज़ कर दूंगा कि पहली रिक्वेस्ट इस पे चली जाए, दूसरी रिक्वेस्ट इस पे चली जाए और तीसरी रिक्वेस्ट इस पे चली जाए। तो लोड बैलेंसर, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और कैशिंग करके मैं काफ़ी हद तक जो है 10 मिलियन जो मेरे पास इनपुट्स आएंगे मैं उनको हैंडल कर सकता हूँ। क्योंकि डेटाबेस में क्वेरीज जाएगी नहीं, तो कैशिंग ही अपना जो है रीड एंड राइट में काफ़ी हद तक उसको ले आएगा। बट इसके अंदर थोड़ी से जो चैलेंज है वो अभी भी यही रहेंगे कि डेटाबेस का जो क्या कहते हैं, डेटाबेस कैश है और उनके बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात होगा। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल स्केल कर दिया तो हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स हो जाएंगे, तो उनका मेंटेन करने का थोड़ा सा जो है ये ऑपरेशनल ओवरहेड हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर ही दिया है, ठीक है। बट अगेन अगर आपके पास स्केल है तो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो रहेंगे, जिसको हम ऐसा रोबस्ट कोड लिख सकते हैं ताकि ये चीज़ें जो है फेल ना हो। तो यहाँ हमारी जो है सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जहाँ पे हम 10 मिलियन एपीआई रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे थे। अब जो है ये थर्ड वाली है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिए। लेट्स टेक अगेन अ 5 सेकेंड ऑफ ब्रेक। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें गुड यूजर एक्सपीरियंस चाहिए ड्यूरिंग हाई डिमांड विथ मिलियंस साइमल्टेनियसली बुकिंग टिकट्स, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत अच्छी है कि भाई आप मिलियंस ऑफ यूज़र है सेम टाइम में टिकट को बुक करने आ रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो हाउ टू मेक श्योर दैट सीट मैप इज़ ऑलवेज अप टू डेट एंड नेवर स्टेल। हमें पता है कि जैसे सीट मैप होता है, इफ़ यू हैव सीन द बुक माई शो, तो वहाँ पे ऐसा सीट मैप होता है। तो लेट्स से मेरी एक पर्टिकुलर टिकट पे मेरी बुकिंग चल रही है, तो जैसे ही वो बुकिंग ख़त्म हो जाए या मेरा प्लान चेंज हो जाए, तो मेरे को मेक श्योर करना है कि जो सीट मैप है वो हमेशा अपडेटेड रहे। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है वो काफ़ी अभी जो कंपनीज है, अभी आपने देखा होगा अगर आपने कोई भी टिकट बुकिंग सिस्टम में जा रहे होगे तो यहाँ पे एक वर्चुअल वेटिंग क्यू उन्होंने बना दिया है। बट उससे पहले हम बेसिक अप्रोच है जो हम सोच सकते हैं, हम क्या करेंगे
कि हम रियल टाइम अपडेट दे दें यूज़र को। लेट्स से यूज़र एक सीट को बुक कर रहा था और वो सीट ऑलरेडी कहीं और बुक हो गई, या तो हम उसे पेज रिफ्रेश करने से पहले ही उसको नोटिफिकेशन दे दे कि भाई आपकी जो सीट है वो बुक हो चुकी है। ठीक है, बट इससे हमारी प्रॉब्लम कहीं सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि सेम टू यूज़र्स एक स्क्रीन पे आ गए हैं और लाइक दोनों का टाइमर स्टार्ट हो गया, बट समहाउ वन मैनेज टू गेट इनसाइड इट। ठीक है, तो बार बार पेज रिफ्रेश या एपीआई कॉल्स से और नोटिफिकेशन भेजने से हमारी चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी कंपनीज काफ़ी हद तक कर रही है वो है वर्चुअल वेटिंग क्यू। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसमें क्या करता है, अपन क्या करेंगे, जो हमारा क्यू सिस्टम होगा ना, उसके पहले हम एक वर्चुअल वेटिंग क्यू लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही यूज़र आया, उसने रिक्वेस्ट करी, हम उसको किस में डाल देंगे, एक क्यू के अंदर डाल देंगे। ठीक है, क्यू के अंदर डालने से क्या होगा, लेट से अज्यूमिंग कि ये हमारा क्यू है, तो यूज़र आया तो यूज़र को हमने यहाँ पे क्यू में लगा दिया, सेकंड यूज़र आया, जो जैसे जैसे आ रहा है अपन उसको क्यू में डालते जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, अपने सर्वर के साथ एक कनेक्शंस वेब सॉकेट के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। तो उसको क्या, नेक्स्ट पेज पे वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट यूज़र था, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, वेब सॉकेट से हमारे कनेक्शन है वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और यूज़र को जो फर्स्ट में होगा उसको हम आगे ले जाके हमारे बुकिंग वाले पेज पे ले जाएंगे, और वो टिकट बुक करेगा और बाहर निकल जाएगा। फिर सेकंड यूज़र आएगा, टिकट बुक करेगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यूज़र एक बार वर्चुअल क्यू में आ गया तो उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने वेब सॉकेट्स यूज़ कर लिया जो कि बाई डायरेक्शनल है, जैसे ही ये फ्री होगा तो नेक्स्ट यूज़र आके इसको बुक कर लेगा। ठीक है, तो सारे लोड हमारा जो क्या कहते हैं बुकिंग सिस्टम है उस पे नहीं आके बुकिंग सिस्टम से पहले अपने एक क्यू मेंटेन कर लिया। और इसमें ऐसा है कि लेट से यूज़र टाइम भी लगा रहा है, लेट से 5 मिनट लगाया, 7 मिनट लगाया, 10 मिनट लगाया, तो कोई बात नहीं, उसके बाद प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इसी बंदे को देंगे। क्यों, क्योंकि इसने पहले बुकिंग में एंट्री ली थी। तो लेट से ये यूज़र 5 मिनट लगाता है और टिकट बुक नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा टिकट का लॉस नहीं होगा, हम इस क्यू में किस बंदे को ले आएंगे, सेकंड पर्सन को ले आएंगे, और वो हमारी जो टिकट है वो बुक कर देगा। तो देखो इसके एडवांटेज तो ये है कि यार डीबी में भी हर वक्त अपडेट लाइव हो जाएगा, और इस सर्विस पे भी जो है लोड नहीं पड़ेगा। बट इसमें ये होता है कि जो क्यू में बंदे होते हैं ना, वो उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कई बार उनको काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। लेट से जैसे अभी मैं इंडिया और जो T20 सीरीज़ है उसकी मैं टिकट्स बुकिंग कर रहा था, तो मैं जो मेरी वेटिंग क्यू आ गई थी वो 62,000 आ गई थी। मतलब मेरे से पहले 62,000 बंदों को प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप टिकट बुक करो, और जब तक वो मेरा नंबर आया वो क्यू ख़त्म ही हो गई थी, क्योंकि इतनी टिकट्स तो पूरे उसमें ही नहीं थी, क्या कहते हैं, स्टेडियम में ही नहीं थी। तो इस तरीके से जो है, ऑल्दो दिस इज ट्रांसपेरेंट कि जो पहले आया उसको क्यू में आगे रख लिया, और ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब इसमें मिस होने के चांसेस है। तो अगेन अगर अपन वर्चुअल क्यू का कॉन्सेप्ट ले आए, तो जैसे यहाँ पे हमारी बुकिंग को डायरेक्टली एक्सेस करने की बजाय एक वर्चुअल क्यू घुसा दिया, और वर्चुअल क्यू से बुकिंग में गए, बुकिंग से फिर पेमेंट सर्विस में गए, और जैसे ही हुआ ट्रांजेक्शन तो हमने डेटाबेस को जाके अपलोड कर दिया, अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम हमारी जो बुकिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई अभी वो किस सिचुएशन में, किस पोजीशन में, और कहाँ जाके उनकी जो है चीज़ें रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो अभी तक का आर्किटेक्चर डायग्राम है वो ये बना था कि जैसे भाई चलो इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। एक पॉइंट हमारा और है अभी, जो सर्च सर्विस है, हमने इसके ऊपर अभी बात नहीं करी। हमने इवेंट्स बुकिंग देख ली, हमने इसको अगेन रेडिस दे दिया था, हमने यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स बना दिए थे, हमने बुकिंग देख ली थी, बुकिंग के लिए हमने एक वर्चुअल क्यू लगा दिया था, और बुकिंग्स के साथ साथ हमने यहाँ पे एक रेडिस भी लगा दिया, ताकि जो है ना, अगर कोई यूज़र बुकिंग टिकट शुरू कर रहा है तो रेडिस का टीटीएल जो फीचर है हम उसको लेवरेज करें, और जो है रोल बैक काफ़ी इजीली हो जाए। तो हमने अभी तक काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर ली है। अब हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो है एक सर्च सर्विस हमारी बेस्ट कैसे हो। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि लोग सर्च करेंगे और वो 2 मिनट तक अगर आपकी स्क्रीन लोड कर रही है तो वो बहुत ही बेकार यूज़र एक्सपीरियंस है। तो अब हमें हमारी सर्च सर्विस पे काम करना है। तो सर्च सर्विस में काम करने का यही है कि देखो आपके डेटाबेस में सारा डेटा है, तो आप क्या करो, जो जो मोस्ट रिक्वायर्ड फील्ड है, लेट्स से कि इवेंट का नाम हुआ, इवेंट की डेट हुई, परफॉर्मर का नाम हुआ, वेन्यू का लोकेशन हुआ, जो हमें पता है कि यार ये ज़्यादा एक्सेस होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंडेक्स कर सकते हैं। तो और हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो देखो इससे ये होगा कि यार डेटाबेस में तो आपके पास रिक्वेस्ट गई है,
डेटाबेस के अंदर रिक्वेस्ट गई है और यहाँ पे अगेन देयर विल बी लाइक बी आर्क ट्री मेंटेन हो जाएगा कि क्योंकि इंडेक्सिंग में वही काम करता है। तो इससे हम थोड़ा सा जो है हम हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए अब देखो होगा क्या कि इवेंट नेम एग्जैक्ट डालना पड़ेगा। इसका चैलेंज क्या होता है, हमें इवेंट नेम एग्जैक्ट डालना पड़ता है, तब जाके हमारे पास जो है क्वेरीज है वो अच्छे से काम करती है। बट अगर एक फास्ट, लेट्स अज्यूम कि कोल्ड प्ले का इवेंट है और किसने कोल्ड प्लेज लिख दिया या दिलजीत की स्पेलिंग गलत लिख दी या मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में यहाँ पर जो है हमारे पास चैलेंज आ जाएगा क्योंकि यूज़र एग्जैक्ट क्वेरी नहीं डालेगा। तो उसका रिजोल्यूशन हम ये होगा कि पोस्टग्रेस के अंदर ल्यूकेन करके जो फीचर होता है हम उसको अनेबल कर दें, तो उससे जो है टेबल स्कैन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट अगेन इसका ड्रॉबैक ये होगा कि हमारे पास एक एडिशनल स्टोरेज हमको पहले से ही स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये जो फीचर है पोस्टग्रेस का, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फुल टेक्स्ट एक्सटेंशन मतलब जो भी वो सर्च करेगा उसका एक पहले से मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, सर्च का जो बेस्ट और क्या कह सकते हैं जो सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यूज़ कर रही है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सर्च का जो बेस्ट और क्या टेस्टल बैटल टेस्टेड मैं कहूँगा अप्रोच जो है वो है यूज़ ऑफ इलास्टिक सर्च। सो इलास्टिक सर्च के फीचर्स अपन को पहले से पता ही होते हैं कि क्या करता है, इट इन्वर्ट इंडेक्सेस फीचर अलाउ टू रिट्रीव डेटा बाय मैपिंग ईच यूनिक वर्ड एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर अपन फजी सर्च भी लगा सकते हैं। लेट से अगर उसने गलत क्या कहते हैं गलत कुछ भी टाइप किया तब भी उस केस में हमें सर्च मिल जाना चाहिए। ठीक है, सो बैटल टेस्टेड और क्या कह सकते प्रोडक्शन रेडी और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को हैंडल करने के लिए जो सर्च एल्गोरिथम अभी जो बेस्ट सर्च एल्गोरिथम चल रहा है वो है इलास्टिक सर्च। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलास्टिक सर्च बना देंगे। तो अगर आप देखो तो ये हमारा जो है हाई लेवल डायग्राम इसका कंप्लीट हो चुका है कि क्लाइंट होगा, क्लाइंट के पास एक एपीआई गेटवे होगा जो कि अलग अलग अगर सर्च की रिक्वेस्ट होगी तो उस पर ट्रांसफर कर देगा, इवेंट की होगी तो उस पर कर देगा, बुकिंग की होगी तो उस पर कर देगा। ठीक है, अब एक बार अपन बुकिंग का फ्लो वापस से समझ लेते हैं। बुकिंग के फ्लो में हमने पहले उसको वर्चुअल क्यू में डाल दिया, फिर हम बुकिंग के पेज पे ले गए और हमने उसका 10 मिनट का टाइम दिया। 10 मिनट में हमने रिकॉर्ड कहाँ पे रखा, उसका रेडिस पे रखा ताकि जो है अनलॉकिंग काफ़ी इजी हो जाए। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो हमने डेटाबेस को अपडेट कर दिया और रेडिस को भी सिग्नल दे दिया कि भाई उस एंट्री को रिलीज़ कर दो। तो इस तरीके से हमारा जो है बुकिंग का जो फ्लो है वो तो स्मूथ हो गया। उसके बाद चलते हैं कि हमारा सर्च का फ्लो। तो सर्च का फ्लो ये ऊपर है, ये आपको दिख रहा होगा कि हमने एक सर्च सर्विस लगाई। सर्च सर्विस में हमने बैकएंड में क्या लगा दिया, इलास्टिक सर्च लगा दिया जो, और वहाँ पे हमने इंडेक्स किस किस के ऊपर कर दिया, नेम के ऊपर इंडेक्सिंग कर दी, डिस्क्रिप्शन पे कर दी, वेन्यू, परफॉर्मर एक्सेट्रा। और यहाँ पे क्या कर दिया, अगर भी कुछ भी कोई अपडेट होता है हमारे डेटाबेस में तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को सिंक कर देंगे। लेट से कोई इवेंट डिटेल अपडेट होती है तो वो इलास्टिक सर्च को भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक थोड़ा सा ओवरहेड रहेगा हमारे अंदर, बट अगेन इसके यूज केसेस इतने हैं कि हम इस ओवरहेड को कर लेंगे। तो देखो सर्च सर्विस दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है। एक तो वो डायरेक्ट टेबल में जाके क्वेरी कर ले जो कि एक अप्रोच है, और दूसरी अप्रोच है वो इलास्टिक सर्च से चली जाए और इलास्टिक सर्च और डेटाबेस भी अगेन कनेक्टेड रहेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा सर्च ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो फाइनल हमारी इवेंट की डिटेल्स है उसको भी हमने क्या किया था, हमने इवेंट के अंदर यहाँ पे एक रेडिस लगाया था, अगर आपको पुरानी इमेज में दिखा दूंगा, और रेडिस के अंदर यहाँ पे डेटाबेस लगा दिया था। तो इस तरीके से हम एक टिकट बुकिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।